आर्थर नाम के राजा की बेटी एमिली बचपन से ही बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल थी। उसके माथे पर हमेशा बल पड़े रहते थे। डेज़ी, डेज़ी, कहाँ मर गई? अभी आई राजकुमारी। सुबह सुबह तुम कहाँ मर जाती हो? कितनी बार कहा है कि जब मैं जागूं तो चाय मेरे टेबल पर रखी मिलनी चाहिए। माफ करना राजकुमारी, मैं आपके भाई के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके लिए नाश्ता बाद में बना देना, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। नौकरानी ने एमिली को चाय लाकर दी। चाय का पहला घूंट पीते ही एमिली ने चाय थूक दी। छी, इतनी घटिया चाय बनाई है। इसमें ना तो चीनी है और ना ही अदरक है। ये लो, अब चाट लो अपने चेहरे की चाय। मैं जा रही हूँ। जब लौट कर आऊँ तो खाना बना मिलना चाहिए। एमिली जंगल में टहलने के लिए निकली। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे को बहुत भूख लगी। पास में ही एक आम का पेड़ था, लेकिन आम के पेड़ पर आम बहुत ऊपर लगे हुए थे। फिर लकड़हारे ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और आम तोड़ने के लिए उसे पेड़ पर मारा, लेकिन लकड़हारे का निशाना चूक गया और मिट्टी का ढेला राजकुमारी एमिली के सर पर जा गिरा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। किसने मारा मुझे? किसकी इतनी हिम्मत? कौन है वहाँ? किस जाहिल ने मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी? लकड़हारे को जब पता लगा कि मिट्टी का ढेला राजकुमारी के ऊपर गिर गया है, तो उसकी मानो जान ही निकल गई। माफ करना माई बाप, मैंने आम तोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला फेंका था, लेकिन गलती से आपको लग गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और आज शाम को मेरे सामने इसे 500 कोड़े लगाना। उसी राज्य में हेनरी नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राजकुमारी ने जिस लकड़हारे को सजा सुनाई थी, वो हेनरी के चाचा थे। आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। बाजार से सब्जी लेकर आना है, फिर खाना बनाना है और उसके बाद जैक के घर भी जाना है। अरे हेनरी, तुम्हारे चाचा को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मैंने लोगों से सुना है कि राजकुमारी एमिली ने तुम्हारे चाचा को 500 कोड़े लगाने की सजा सुनाई है। हेनरी तुरंत ही दौड़ता हुआ राजकुमारी के महल में पहुंचा और राजकुमारी से दया याचना करने लगा। राजकुमारी, मेरे चाचा पर रहम करें, वो बहुत कमजोर हैं। 500 कोड़े में तो वो मर जाएंगे। मेरा लंच का टाइम हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे गुस्सा आ गया तो सजा बढ़ाकर 1000 कोड़े कर दूंगी। सिपाहियों, इस लड़के को बाहर निकाल दो। राजकुमारी ने हेनरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और हेनरी के चाचा को 500 कोड़े लगवाए। हेनरी के चाचा ने दर्द से दम तोड़ दिया। राजकुमारी, कभी तुमने सोचा है अगर सारे लोग तुम्हारे जैसे गुस्सैल हो जाएं, तो ये दुनिया कितनी बदसूरत हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हारे सामने दया की भीख मांगी है, वैसे ही कभी तुम्हें भी किसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। समय बीतता गया और राजकुमारी का गुस्सैल स्वभाव बढ़ता ही गया। राज्य के लोग राजकुमारी से थर थर कांपते थे। जब वो सड़क से गुजरती तो लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते। जो लोग घर में होते वो अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिया करते। लोगों को डर लगता कि पता नहीं किस बात पर राजकुमारी को गुस्सा आ जाए और वो उन्हें कोड़े मारने की सजा सुना दे। एक दिन गुस्से में राजकुमारी ने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। तब उसका छोटा भाई रूठकर हमेशा के लिए राज्य छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। बेटे के चले जाने के गम में राजा बीमार पड़ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ओलिवर को जब पता लगा कि आर्थरलैंड के राजा का बेटा घर छोड़ चुका है और राजा बीमार है,
तो मौका देखकर उसने तुरंत आर्थरलैंड पर कब्जा करने का मन बना लिया। मंत्री जी, आर्थरलैंड पर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कीजिए। सुना है राजा की लड़की बहुत गुस्सैल है, उसे अपनी रानी बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। राजा ओलिवर ने आर्थरलैंड पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी, आप राजा को लेकर भाग जाइए, वो लोग महल तक आ पहुँचे हैं। ओलिवर आपसे जबरदस्ती शादी करके आपको अपनी रानी बनाना चाहता है। एमिली अपने बीमार पिता को घोड़े पर डालकर जंगल के रास्ते भाग निकली। ओलिवर भी उसके पीछे गया। जंगल में एक दलदल था। एमिली का घोड़ा दलदल में फंस गया। एमिली ने किसी तरह खुद को और अपने पिताजी को दलदल से बाहर खींच लिया, लेकिन घोड़ा डूब गया। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? ओलिवर कुछ ही देर में मुझ तक पहुंच जाएगा। बिना घोड़े को लिए जंगल पार करना नामुमकिन है। एमिली ने आसपास देखा तो उसे कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। एमिली ने जाकर उस घोड़े को खोलना चाहा, लेकिन घोड़ा जोर से हिलाने लगा। तभी झोपड़ी से हेनरी बाहर निकला। हेनरी को देखते ही एमिली उसे पहचान गई। एमिली की आंखें शर्म से भर गईं। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घोड़े की जरूरत है। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। ओलिवर मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पिता को मारकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। फिर एमिली हेनरी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। खड़ी हो जाओ, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। हेनरी जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। वो अपने घोड़े पर एमिली और राजा को बैठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। तुमने ठीक कहा था हेनरी, अगर ये सारी दुनिया मेरे जैसी गुस्सैल बन जाए तो बहुत बदसूरत हो जाएगी। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही ये दुनिया खूबसूरत है। मेरा गुस्सैल स्वभाव मेरी राजकुमारी होने के अहंकार के कारण था। अब मेरा अहंकार टूट चुका है, इसलिए अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। बेटी, इस समय हमारे राज्य को एक युवा राजकुमार की जरूरत है। अगर तुम हेनरी से शादी कर लो तो हमारा राज्य बच सकता है। फिर क्या था, एमिली ने हेनरी से शादी कर ली। हेनरी ने अपने राज्य के सिपाहियों को इकट्ठा किया और ओलिवर से आर्थरलैंड दोबारा हासिल कर लिया। फिर कुछ ही समय के बाद राजकुमारी एमिली का भाई लूका भी वापस अपने राज्य आ गया। उसके वापस आने पर एमिली ने उससे माफी मांगी। फिर उसके भाई लूका ने उसे गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से राजकुमारी एमिली अपने राजकुमार हेनरी के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। एक बार की बात है, समुद्र किनारे मोहिनी और ललित नाम के दो मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इस बात से ललित को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया। अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ललित मोहिनी की एक नहीं सुनता और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगा। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियाँ बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर ललित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी मछलियाँ उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगा। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई।
जिसे देख मोहिनी बोली, अरे लगता है ये कोई जल परी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी मोहिनी ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख मोहिनी, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद मोहिनी उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद मोहिनी घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। वो बच्चियां भी अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते तीनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख मोहिनी घबरा गई। अरे ये क्या? लगता है तीनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर जल परी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन तीनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो तीनों दर्द से बुरी तरह तड़प रही हैं। क्या कहा? जल परी? लेकिन तुम्हें जल परी कहाँ मिली? समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चमत्कारी बाबा कुछ पुड़िया अपने झोले में रखकर मोहिनी के साथ उसके घर जा पहुँचे। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देते हैं और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग तीनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जलपरी और उसकी बच्चियां बिल्कुल ठीक हो गयीं। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जल पुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाले एक राक्षस के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जल परी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन राक्षस को पकड़ना होगा, क्योंकि वही राक्षस इस काले जादू के असर को खत्म कर सकता है। फिर देर किस बात की? बाबा चलिए उस राक्षस को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी बाबा के साथ उस राक्षस को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे।
लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही राक्षस की आवाज मोहिनी के कानों में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, बाबा, लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर राक्षस को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही राक्षस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस राक्षस के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट राक्षस रस्सियों में बंध गया। छोड़ो मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपने झोले में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगे और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख राक्षस डर के मारे कांपने लगा। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधा राक्षस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों राक्षस को लेकर घर पहुँचे। राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू इस जल परी और उसकी बेटियों पर किए गए काले जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो, मैं इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई गुलाबी हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई गुलाबी हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा मोहिनी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल मोहिनी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, मोहिनी, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जलपरी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद मोहिनी ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी देर में जलपरी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जलपरी के पास मौजूद गुलाबी हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जलपरी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जलपरी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी और दोबारा कभी भी जलपरी नहीं बन पाओगी। उसके बाद मोहिनी और बाबा गुलाबी हीरे को लेकर राक्षस के पास पहुँचे। अपने जादुई गुलाबी हीरे को पाकर राक्षस बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गुलाबी हीरे की शक्ति से बदसूरत जलपरी और उसकी बेटियों को काले जादू से मुक्त कर देता है। अब जलपरी और उसकी बेटियां तीनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद राक्षस उनसे माफी मांगकर वापस जंगल में लौट गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जलपरी मोहिनी
और बाबा का धन्यवाद करके अपनी बेटियों के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थी। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुद्र के किनारे पहुंच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुद्र के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुद्र के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और न ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर
दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे, ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरियां दो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरो की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।